नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। घुसपैठ पर सियासत जारी है। जो आशंका थी आज वही हुआ। मॉनसून सत्र आहूत है। 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलना है। 6 कार्य दिवस मिले हैं इस मॉनसून सत्र में। पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र है और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। पुराने हिसाब किताब क्लियर किए जाएंगे। अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा 29 जुलाई को। लेकिन जो आशंका, जो बातें हम दोहरा रहे थे, न्यूज़ 11 भारत लगातार कह रहा था कि विपक्ष हमलावर है। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या सहायक पुलिस कर्मियों का मुद्दा हो या फिर सहायक प्राध्यापकों का मुद्दा हो, पारा टीचर का मुद्दा हो, विपक्ष घेराव करेगा, घेराबंदी कसेगा। आज जैसे ही मॉनसून सत्र का आगाज हुआ, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शोक प्रकाश के बाद सोमवार तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। उसके बाद बाहर में, सदन के बाहर विपक्ष ने जमकर घेराबंदी की। तख्तियां दिखाई गई। सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफा मांग रही है भाजपा, माफ कीजिएगा, इस्तीफा मांग रही है भाजपा। आरोप है कि घुसपैठियों को झारखंड सरकार संरक्षण दे रही है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार का दावा है कि एक भी घुसपैठ झारखंड में नहीं हुआ। देखिए पहले ये रिपोर्ट। गरम रहा विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन। रोजगार, घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सदन के बाहर बीजेपी और आजसू ने रोजगार, नियोजन नीति और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। 2019 और 2024 के बीच 5 वर्षों में 20 से लेकर के 123% मतदाता एक एक पोलिंग बूथ में बढ़ा है। हम सब लोगों ने डिमांड किया है कि उसकी सघन पुनरीक्षण किया जाए और हमने राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि संथाल परगना में जिस प्रकार से यार झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होगा तो पहला आदिवासियों को होगा। 2 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 29 जुलाई को पेश होगा अनुपूरक बजट। मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मौजूदा विधानसभा का ये आखिरी मॉनसून सत्र है, लेकिन मॉनसून सत्र के गर्म रहने की पूरी संभावना है। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि मौजूदा सरकार रोजगार देने में विफल रही है। इतने दहाड़ने वाले, मंचों पे चढ़ चढ़ के झारखंड के मूल पर बात करने वाले आज कहाँ गए? क्यों कैमरा से मुंह चुरा रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? ना वो नौकरी की सीमा पूरा कर पा रहे हैं, ना झारखंडियों को नौकरी दे पा रहे हैं। दोनों में ही सरकार विफल रही है। घुसपैठ पर बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। मंत्री दीपक बिरुआ ने झारखंड में डेमोग्राफी बदलने से साफ इनकार किया। डेमोग्राफी का मामला नहीं, आंकड़ा आप देख लीजिए ना। 2011 का सेंसस में कितना था, उससे पहले कितना था। किसी के बोलने से, अरे कोई बात आप रखें तो उसको तथ्य के आधार पर रखें। मॉनसून सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में दिवंगत राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों के खास शख्सियत के निधन पर शोक संवेदना जताई गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र संचालन के लिए सभापति की घोषणा की। मॉनसून सत्र के लिए स्टीफन मरांडी, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, नीरल पूर्ति और रामदास सोरेन को सभापति मनोनीत किया गया। वहीं कार्य मंत्रणा समिति में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव, सुदेश महतो और सरयू राय को सदस्य मनोनीत किया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी। हालांकि हम हर रोज बता रहे हैं, हर रोज दिखा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा जिस तरीके से उग्र है। पहले राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त के रवि कुमार के पास शिकायत दर्ज कराई जाती है। 500 पेज का शिकायत पत्र वहां सौंपा जाता है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाता है। दिल्ली जाकर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करता है। हालांकि मामला एक तरफा नहीं, दो तरफा है, क्योंकि हाईकोर्ट भी मामले पर गंभीर है। हाईकोर्ट भी लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार को कार्य योजना तैयार कर वापस भेजने का प्रस्ताव बनाकर देने के लिए निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं। हालांकि जब 6 जिलों के डीसी ने
अपने कनीय पदाधिकारियों से ये शपथ पत्र दायर करवा दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ ही नहीं है, तो हाईकोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया। अब डीसी अधिकारियों को फिर से देना पड़ेगा शपथ पत्र हाईकोर्ट में। रुक करते हैं अपने अतिथियों का, स्वागत करते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश सिन्हा सनी जी हैं। सनी जी स्वागत है आपका। जेएमएम से हमारे साथ हेमलाल मेहता साहब हैं। हेमलाल जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी हैं, स्वागत है आपका। हेमलाल मेहता जी मेरे बहुत प्रिय हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा रुक कर हेमलाल मेहता जी का नाम लिया, अदरवाइज नहीं लीजिएगा कोई। सवालों की शुरुआत रमाकांत महतो जी के साथ। रमाकांत जी, मॉनसून सत्र, पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र, सरकार जन कल्याण से संबंधित कई मुद्दे लाना चाहती होगी, धरातल पर कई मुद्दे उतारना चाहती होगी। ऐसे में सत्र को प्रभावित करने के लिए आज तो सत्र स्थगित हो गया, 6 ही कार्य दिवस मिले हैं, उसमें एक आज निकल गया, 5 हाथ में बचे हैं। सोमवार को फिर सोमवार 11 बजे से सत्र शुरू होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की या एनडीए की बाहर घेराबंदी थी, जिस तरीके से नारे लगाए गए, तख्तियां दिखाई गई, सीएम से इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कितना उचित है? ऐसे में क्या सत्र चल पाएगा या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जन सरोकार से जुड़े हुए मामले राज्य के विकास को समर्पित हो, और ये सदन चूंकि मेरे ख्याल से लगता है ये अंतिम होगा इस विधानसभा के कार्यकाल का, इसलिए ये इसका पूरी सदुपयोग होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही, चाहे वो लोकसभा में सदन चलने की बात हो या राज्यसभा में हो या विधानसभा में हो, पार्टी चाहती है कि सकारात्मक तरीके से चर्चा हो और चर्चा सकारात्मक पहल निकले और उसका कुछ उन्मुखीकरण हो जो राज्य समृद्धि की ओर जाए। जिस तरीके से यहाँ सत्ता के लोभ में आवृत होकर के व्यक्ति केवल और केवल लूटने की मंशा रखते हों और ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बना हो, और जिन बुनियादी विषयों को लेकर के ये सत्ता में आए थे सत्ताधारी दल वाले, उन पर चिंतन नहीं करके वे केवल राज्य को असुरक्षित करना चाहते हैं और घुसपैठियों को संपोषित और संरक्षित कर सत्ता हथिया करके वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कदापि होने नहीं देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण में महती भूमिका निभाई है। जिन लोगों ने आंदोलन को बेचा, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से आंदोलन करके ईमानदारी से राज्य निर्माण के गठन में भूमिका निभाई है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती को, ये घुसपैठियों के विरोधी थे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चाहे जो कोई भी, चाहे निर्मल महतो जी हो, चाहे शहीद रघुनाथ महतो हो, ये सारे चाहते थे कि झारखंड एक अलग अस्मिता है, यहाँ एक बड़ा संस्कृति है। इन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए झारखंडियों को संघर्ष करने की जरूरत है। आज नाम केवल झारखंड किसी राजनीतिक पार्टी रख ले और वो केवल जल जंगल जमीन का नारा दे करके केवल बुनियादी विषयों को छोड़ करके केवल सत्ता के केंद्र में बन करके केवल लूट बनाना चाहती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना चाहेगी और इस्तीफा भी मांगेगी। रुक करते हैं हेमलाल मेहता साहब का। हेमलाल साहब, भाजपा इस्तीफा मांग रही है, महज मुझे लगता है कि 22 या 24 अगस्त से आचार संहिता लगने की बात है, 1 माह से भी कम समय बचे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, चुनाव सर पर है, 1 महीने के लिए इस्तीफा मांग रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर विधानसभा के बाहर घेराव हो रहा है, लेकिन सड़क पर कोई आंदोलन नहीं है। सबसे पहले भाई रमाकांत जी का उत्तर दे दें हम जी। इन्होंने कहा कि अलग राज्य जिन्होंने दिया, अलग राज्य कैसे मिला? यदि भारतीय जनता पार्टी अलग राज्य देती तो वो आज होता वनांचल, झारखंड नहीं होता, वनांचल होता। सबने देखा था किस तरह से विरोध करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। यही बाबूलाल मरांडी जी, जब ये लोग समझ गए कि झारखंड के साथ चलो, अन्यथा हम लोग वहाँ घुस ही नहीं पाएंगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी वहाँ घुस नहीं पाएगी और वहाँ हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, जो भी संगठन पनप रहा है। तब इन लोगों ने झारखंड के साथ चला, लेकिन अलग राज्य की मांग के साथ चला, लेकिन इन्होंने क्या किया? वनांचल का मांग किया, झारखंड का मांग इन्होंने कभी नहीं किया। सोच लीजिए। और यदि ये लोग देते अलग राज्य को, तो अलग राज्य होता वनांचल के नाम से, झारखंड के नाम से
कतई नहीं होता। ये तो लड़ के लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसलिए झारखंड नाम से अलग राज्य मिला, अन्यथा नहीं मिलता। दूसरी बात, लूटने की, इन्होंने कहा लूटने का छूट, ये मुख्यमंत्री लूट कर रहे हैं, तो ये पूरी जनता झारखंड की देख चुकी है कि किस तरह से हाथी उड़ा करके 4-4 हजार रुपये प्लेट और चॉकलेट घोटाला और जर्सी घोटाला किस तरह से उन्होंने लूटा, आम आवाम देखा है। रही बात अब मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, तो मैं झारखंड की जनता को बताना चाहूँगा, झारखंड की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है, और झारखंड की जनता भी डिमांड कर रही है कि सबसे पहले जो यहाँ आवाज उठा रहे हैं आप घुसपैठ का, तो इस मुद्दे पर आदरणीय गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि उनके पास सारी मशीनरी है, सिक्योरिटी बोर्ड बीएसएफ उनके पास है, उनकी देश का रक्षा करना उनका काम है, घुसपैठ रोकना उनका काम है, राज्य का घुसपैट रोकना काम नहीं है जी। उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इस्तीफा। आप लोग भी तो नहीं मांगते सर, आप ही मांग लीजिए इस्तीफा। हम तो मांगते हैं, हम तो मांग कर रहे हैं, हुआ इसलिए मांगिएगा ना, हम मांग कर रहे हैं, वो तो संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे। आप लेकिन इसलिए मांगते हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि घुसपैठ नहीं हुआ। स्वाभाविक है, घुसपैठ कहां से हुआ? इन लोग को तो दर्द हो रहा है मुस्लिम के नाम पर, ये मुस्लिम के विरोध के नाम पर वोट पाना चाहते हैं, हिंदू को एकत्रित करना चाहते हैं, जो कतई नहीं हो सकता है। तमाम हिंदू जान रहे हैं क्या ये आपके राजेश सिन्हा सनी हिंदू नहीं है क्या? और लोग हिंदू नहीं है क्या? ज्ञान सिन्हा हिंदू नहीं है क्या? बहुत सारे ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में है, तमाम पार्टियों में है, ऐसा नहीं है हिंदू नहीं है। सो क्या उन्हीं के पास है सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा खत्म हो गया? अब छोड़ दें और हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें और काम करें। काम करने से जनता चाहती है, और झारखंड की जनता झारखंड सरकार का काम से खुश है और काम कर रही है झारखंड सरकार, तब जो है झारखंड की जनता चुनती है और चुनेगी, दोबारा बनाएगी, तिबारा बनाएगी। 25 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है झारखंड की जनता को। झारखंड की जनता की ही सरकार बनी रहेगी, और इस्तीफा इन लोग को देना चाहिए। हेमंत सोरेन से इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। उनको जिनकी उत्तरदायित्व है, जिनकी जिम्मेवारी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिनके अंडर है, जिनके तमाम मशीनरी है बाहरी देशों से घुसपैठ का, उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए राजेश सिन्हा सनी साहब, 2019 से 2023 के बीच बाबूलाल मरांडी साहब का कहना है कि 100%, 121% तक वोटर्स की संख्या बढ़ गई। पुनरीक्षण सूची, मतदाता सूची के पुनरीक्षण जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, लगातार मैं देख रहा हूं बाबूलाल मरांडी जी या भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, नेतागण ये घुसपैठ का मुद्दा को लेकर के हल्ला हंगामा मचाए हुए हैं। पूरे झारखंड में, हमारे राज्य में अगर 1% भी घुसपैठ बढ़ा है तो इसका अभिषेक कोई जिम्मेदार है तो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, वो सबसे पहले जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को अगर इस्तीफा मांगना चाहिए तो अमित शाह जी से इस्तीफा मांगे। अभिषेक, सीमा सुरक्षा किसके पास है? सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्री के पास, केंद्र सरकार के पास। वोटर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? चुनाव आयोग के पास। अगर कहीं गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सीधे तौर पे केंद्र सरकार और भाजपा के ऊपर है, भाजपा के नेताओं के ऊपर है। ये केवल एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं भाजपा के नेता कि किस प्रकार हम घुसपैठियों के नाम पर एक धर्म को एकत्र करें, हिंदू धर्म को एकजुट करें, हिंदू धर्म का वोट ले। अभिषेक, ये अब भी नहीं चेते हैं। ये अयोध्या में हारे, प्रयागराज में हारे, अभी बद्रीनाथ में हारे। धर्म की ठेकेदारी देश में नहीं चलेगी। ये सीधे तौर पे देश की जनता ने जनादेश देख करके बताया इस बात को।
जिस प्रकार इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर को मुद्दा बनाने का कोशिश किया, वो देश में अभिषेक राम मंदिर का मुद्दा नहीं बना। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो देश के नौजवान है, राज्य के नौजवान है, जो शिक्षित लोग हैं, वो शिक्षित लोग अभिषेक समझते हैं चीजों को कि भाजपा करना क्या चाहती है। दंगा फसाद, किस प्रकार भाई को भाई से लड़ाए, किस प्रकार जाति धर्म के नाम पे वोट ले, तो ये राज्य की जनता समझ चुकी है। जनता ने जनादेश दिया, तब जाकर के कांग्रेस और झामुमो और आरजेडी की सरकार बनी 19 में। सबसे लंबे समय तक सरकार किसकी रही अभिषेक? सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। राज्य में 24 वर्षों में 17 वर्षों तक भाजपा की सरकार रही। इनसे अगर हम सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं देंगे, ये बोलेंगे आपने क्या किया। अभिषेक, हमारी सरकार बनने के बाद आप जानते हैं किस प्रकार कोरोना का प्रकोप हुआ। 2 वर्षों तक राज्य सरकार जूझती रही। लगातार हमने देश के विभिन्न राज्यों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लोगों को, मजदूरों को लाने का काम किया, लोगों को यहां पे स्वरोजगार दे करके, लोगों को यहां पे खाने का जिम्मेदारी ठिकाना दे करके रखने का काम किया अभिषेक। इन लोगों ने उस पे भी टीका टिप्पणी करना नहीं छोड़ा। इनकी सरकार ने क्या किया? हाथिया उड़ाई। 7-7, 8-8 हजार रुपए में अभिषेक जी ये नौकरी पे भेजा करते थे हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली। ये भूल जाते हैं अपना समय को। ये विधानसभा में मैं देख रहा था, सत्र चल रहा था। अभिषेक जी सत्र खत्म होने के बाद भानु प्रताप शाही जी का मैंने शब्दों को देखा। वो एक माननीय विधायक है, जिस प्रकार का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो भानु प्रताप शाही के भी मुख्यमंत्री है। वो केवल हमारे और आपके मुख्यमंत्री नहीं है, यहां रहने वाला एक एक शख्स का मुख्यमंत्री। जिस प्रकार प्रधानमंत्री हमारे हैं, उसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री भी सबके मुख्यमंत्री है। इन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया आपने देखा। एक माननीय विधायक को गरिमा पूर्वक बात रखनी चाहिए। अभिषेक जी, शर्म आनी चाहिए भानु प्रताप शाही जी को और ये भाजपा के नेताओं को, जिस प्रकार का इन लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जनता जवाब देगी इनको आने वाले चुनाव में। हेमंत बिस्व शर्मा जी आते हैं, उनका भी वही राग है। वो शिवराज सिंह चौहान आते, उनका भी वही राग है। अरे भाई, चाहते क्या हो? जनहित के मुद्दे पे आप बात करो। अगर आप जनहित चाहते हो, राज्य में विकास चाहते हो, तो सदन में आप जनहित के मुद्दों को उठाओगे, ना कि आप सदन के बाहर हल्ला हंगामा करोगे। ये नियत साफ नजर आ जाएगा इन लोगों का भी। 5 दिन बचा हुआ है, 5 दिन सदन अगर शांतिपूर्वक चलता है, अभिषेक, जनहित के मुद्दे अगर ये लोग उठाते हैं, तो मैं भी मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में राज्य के विकास के लिए कम से कम गंभीरता है। लेकिन इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को केवल जुमला देना, केवल भाषण देना, केवल जुमला देना भाजपा के नेताओं को। चलिए, अब रमाकांत महतो जी की से बात करते हैं। सवाल कुछ अब रैपिड फायर राउंड में आ जाते हैं हम लोग। आप सबने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया। रमाकांत महतो जी, लगातार आरोप लगते रहे हैं, घुसपैठ की बात भाजपा करती है लेकिन इस्तीफा हेमंत सोरेन से मांगती है, राज्य सरकार पर आरोप लगाती है। कहीं ना कहीं सरकार अपनी जगह पे तो स्टैंड ठीक ले रही है कि अगर घुसपैठ हुई है, हमारे राज्य में घुसपैठ हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि झारखंड की सीमा कहीं से भी बांग्लादेश से नहीं सटती या किसी भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं सटती। ऐसे में जिम्मेदार कौन है? किस, आप कहेंगे कि बंगाल से आ रहे हैं, ममता बनर्जी बुला रही हैं, तो अगर बंगाल भी पहुंच रहे हैं तो फिर बीएसएफ को पार कर ही पहुंच रहे हैं ना। और क्या एक एक बूथ पर 100% बढ़ जाएगा 5 साल में? इतने एंट्री करवा दे रहे हैं, कैसे इतनी एंट्री हो जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री के इतना सशक्त रहते हुए? जो बातें आप कह रहे हैं उसी पे मैं आपको सवाल का जवाब छुपा हुआ है और इसका जवाब आज माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी ने संसद में बोलते हुए भी इस बात को कही। केंद्र शासित प्रदेशों की मांग बिल्कुल, यदि ये राज्य में हेमंत सोरेन जी सरकार चलाने में अक्षम है, इनमें टिकाने की क्षमता नहीं है, जनता का विकास नहीं कर पा रहे हैं और राज्य को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बननी चाहिए। तो आप कहाँ संभाल पा रहे हैं सर बॉर्डर को? घुस जा रहे हैं, बात कर रहा हूँ। अब बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर पे देखिए, जहाँ पर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं वहाँ पे कहीं कहीं स्थलबद्ध भी नहीं है, कहीं कहीं जल व्यवस्था भी है। तो वैसे जगह में और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं बांग्लादेश के बॉर्डर में, जहाँ पे मान लीजिए बांग्लादेश मुर्शिदाबाद और पाकुड़ के बीच की एक कई जगह व्यवस्थाएं, ऐसा नहीं कि झारखंड बॉर्डर में नहीं है। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं। झारखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं पड़ता है।
तो वहीं से जब आते हैं तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी उसमें बनती है। ऐसी नहीं है कि केवल केंद्र सरकार ही उसमें जिम्मेदार तो है। सर झारखंड कैसे गुनहगार है? फिर बंगाल को बोलिए, आगे तो बोलिए, आगे सुनिए तो जी। जरा आगे क्या है, ये खिड़की से आए हुए लोग जो हैं बंगाल के होते हुए आए हैं, अब यहाँ आकर के एक खास विशेष समुदाय के साथ में, विशेष करके हमारे जो यहाँ आदिवासी समुदाय है, एक खास विशेष समुदाय की, ये कहेंगे मुस्लिम, स्वाभाविक है कि वो हमारे देश के मुस्लिम नहीं है, तभी हमारी सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का वो कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ शादी रचाते हैं और उनके हक अधिकारों को हनन करने के लिए सत्ता की धुरी बनना चाहते हैं। यही बातें तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, यही बातें हाईकोर्ट ने उठाया है और हाईकोर्ट ने कहा कि उपायुक्तों के माध्यम से आप क्या करिए कि उन्हें चिन्हित करके हमारे यहाँ एफिडेविट दायर करिए। सरकार के दाढ़ी में चोर के दाढ़ी में तिनका दिखाई दिया, इन्होंने क्या किया, एक कनीय पदाधिकारी को आगे लगा दिया। ये स्थिति है इनकी। अरे भाई, जब हाई कोर्ट कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय आपको निर्देशित कर रहा है, तो उसकी तो अवमानना न करें। ये चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात, ये इन्होंने 2-3 बातें तो जब हाई लोगों ने कोर्ट कही, कह रहा है, एक बात बताइए। अच्छा, पहले आप बोल रहे हैं, जल्दी इसलिए कह रहा हूँ, 2-3 बातें इन्होंने कही। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड के नाम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन 26 जिलों को मिला करके करने की बात बरसों से चलाई जा रही थी। 26 जिलों केवल चंदा करने के लिए, पेट चलाऊ राजनीति था इन लोगों का उस समय, और वे चंदा करके राजनीतिक सौदेबाजी करने का एक आंदोलन था। झारखंड नाम को इन लोगों ने बदनाम कर दिया और सत्ता के आने के बावजूद भी झारखंड आज पूरा दुनिया में बदनाम हो गया। यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उसका पर्याय के रूप में वनांचल आंदोलन शुरू किया था। लेकिन अब यह मालूम होना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता जी को कि जब झारखंड अलग का बिल पारित हुआ तो उस समय एनडीए के साथ थे माननीय गुरुजी, और इन्हें पूछा गया था, चूंकि स्वाभाविक थे कि आंदोलनकारी थे, लेकिन इनके साथ भी कई बार झारखंड नामधारी पार्टियों ने यहां आंदोलन किया और उस पार्टी को तोड़ने के लिए और उसको बेचने के लिए मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और 3.5 करोड़ में भी बेचने की बात है। क्या उस समय सत्ता प्राप्त करने के लिए जरूरी था? समर्थन देने के लिए इन लोगों ने ऑटोनोमस बॉडी क्यों लिया? जैक नहीं लेना चाहिए था? उन्होंने अपना कुर्सी लेने के लिए जैक ले लिया। लालू यादव हमेशा से कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगी, और उन्हीं पे आज सरकार चला रहे हैं। झारखंड के जो 1 नंबर दुश्मन थे, और उनके कई सारे लोग ऐसे हैं को झारखंड के रहनुमा और नुमाइंदे बने हुए हैं यहाँ पे। इसको ध्यान देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आप चला किसके साथ रहे हैं? एक ने आंदोलन किया, दूसरे ने खरीदा। ये स्थिति चली तो बदनाम हो गया था झारखंड। बजाबते भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल नाम दे करके उनको आंदोलन चलाया। जब देने की बारी आई, स्वाभाविक था, ये महाभारत काल से ये नाम है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही पहल की और अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी समन्वय स्थापित किया और उन्हें झारखंड नाम दिया। ये नहीं कहे कि झारखंड नाम से ही आपका हो गया, ऐसा मत सोचिए। आपने कभी भी तो राजनीतिक नियत और सत्यता को नहीं दिखाया था आपने। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय हेमंत जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर, 80 भी नहीं, माफ कीजिएगा, उससे भी पहले हुआ था। ठीक है, क्या बोले? 66 में क्या चीज? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था 73 में हुआ है जेएमएम का गठन। 72-73 में हुआ, 80 में जाकर फिर आजसू उससे कट के जेएमएम का अपना अलग हुआ। 86 में आजसू का गठन हुआ है। तो झारखंड 22 जून 1986 को गठन हुआ। हो सकता है, ठीक है, विषय का मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि झारखंड नाम तो मुक्ति मोर्चा ने पहले रख लिया था, पहले ही रख। देख, झारखंड पार्टी ने जयपाल सिंह के समय से दिया। अभिषेक जी, ये 1952 से चल रहा है, 1950 से ये आंदोलन चल रहा है, और ये जयपाल सिंह से आ रहा है। जयपाल सिंह झारखंड पार्टी बनाए, यहां से कई विधायक, 50 से अधिक विधायक चुन के गए। कांग्रेस पार्टी ने उनको भी तोड़ने का काम किया। बात नहीं समझ रहे, उन्होंने ही किया, लेकिन शिबू सोरेन भी संस्थापकों में से एक थे। कौन? आप इससे झारखंड पार्टी के संस्थापकों में से एक नहीं थे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक में विनोद बिहारी महतो और एके राय, और बाद में आए शिबू सोरेन जी। आज जो हथिया चुके हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, शिबू सोरेन के परिवार में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खत्म करके अपने परिवार के लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कह रहे हैं क्या कार्यकारी अध्यक्ष की सिस्टम थी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में? आज कोई भी दूसरा परिवार का आदमी है क्या? सिर्फ समय की बर्बादी है। ये बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कहां से कहां शिबू सोरेन के परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकते हैं? ये विनोद बिहारी की सोच थी क्या? ये एके राय की सोच थी क्या? ये निर्मल महतो की सोच थी क्या? आज आजसू इनके गर्भ पैदा हुआ, क्यों अलग हुआ आजसू? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये एक परिवार को केंद्र मान के पार्टी बनाना चाहते हैं। आजसू 1986 में असम बोडो आंदोलन के तर्ज पे आजसू बनाई गई थी। आज सूर्य सिंह बेसरा कहां है? आज सुदेश महतो जो आजसू के अध्यक्ष है, उन्होंने बाद में रजिस्ट्रेट कराने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इनके लोग आगे भागते जा रहे हैं। केवल व्यक्तिवादी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा रह गई, एक प्राइवेट लिमिटेड बन गई। तो जेएमएम के बैनर तले चुनाव भी लड़ने की घोषणा किया था आजसू ने। जब बाद में विवाद होने लगे, तब फिर आजसू ने अपना
संगठन अलग करते हुए ये आपके नाम पे कार्यकारी अध्यक्ष political बनाने का registration करवाया। कब से ये संविधान में सवाल चेंज हुआ? ये जमशेदपुर हेमलाल जी, में ये देखिए, आंदोलन हेमलाल जी वनांचल सम्मेलन को लेकर बुला आपने करके इन बात लोगों ने कही, किया है। झारखंड को लेकर आपने बात कही, एकदम। तो झारखंड का जब गठन हुआ तो उसके पहले अभी बड़ी बात कही है रमाकांत महतो ने कि जो लोग विरोध में थे आज जेएमएम उनके साथ चला गया है। तो क्या जो लोग विरोध में थे उनके साथ जाना ये सीधी सीधी राजनीति है? नहीं तो विरोध के पहले आप उनका कहना है कि जेएमएम तो बीजेपी के साथ थी। भाई बीजेपी के साथ नहीं थी। क्या बात करते हैं? जब वो बिल NDA संसद में आया उस समय अरे बीजेपी के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए में एक बार शामिल हुए थे। उसी समय बिल वो तो पारित हुआ सत्ता है। चलाने के लिए सर 2000 के पहले की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय गुरुजी पटना और दिल्ली दोनों जगह गए थे, हाँ उनकी बात भाई, हुई थी जी। ये झारखंड को अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था तो देखा जा रहा था कि भाई ठीक है, गुरुजी को एहसास हो गया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलने पर कभी अलग राज्य नहीं हो सकता है, इसमें नियत ठीक नहीं है। सुन लीजिए, उसका नेतृत्व ठीक नहीं है। गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय थे, उस समय ही होना था, उस समय होना था। किसी कारण बस वो माने बिहार विधानसभा के कारण थोड़ा सा अटक गया था। अभी मैं सनी साहब के पास भी जाऊंगा, मुझे जानना है कि अलग राज्य की मांग का जनक कौन है, किसने अलग राज्य की मांग की शुरुआत की, सबसे पहला बुनियादी मांग किसने रखा था। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से लौटूंगा तो एक नाम की चर्चा करूंगा, ज्ञान रंजन आखिर कौन थे वो राजनीतिज्ञ जिनकी चर्चा आज भी होती है तो कई लोगों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। ये वो राजनीतिज्ञ थे जो हवाई जहाज में प्रधानमंत्री के साथ उतरा करते थे। तो आखिर अलग राज्य की मांग किसने रखी थी उस समय और कौन कौन से लोग अस्तित्व में? रुक करते अपने अतिथियों का, इस बार चलते हैं राजेश सिन्हा सनी साहब के पास। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इस बात में कहीं कोई शंका नहीं, इतिहास भी यही कहती है। वहीं से जनसंघ निकला, वहीं से अलग अलग पार्टियां निकली, अलग अलग जब सोच बदलती गई, विचार बदलते गए तो अलग अलग पार्टियां भी बनती गई, तरीके अलग रहे लेकिन मांग सबकी एक ही रही। जब हम बात करेंगे झारखंड में घुसपैठ की, झारखंड के सीमाओं की, तो बात झारखंड के गठन की भी आनी चाहिए। झारखंड के गठन पर चर्चा भी हुई। जेएमएम भी दावा ठोकता है कि झारखंड लड़ के हमने लिया, बीजेपी भी दावा ठोकता है कि झारखंड लड़ के हमने लिया। लेकिन जब भी अलग राज्य के आंदोलन की बात होती है तो एक नाम, चाहे वो जेएमएम हो चाहे वो बीजेपी हो, जरूर लेता है ज्ञान रंजन जी का, स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी का। राजेश सिन्हा सनी साहब, कौन थे स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी, किस पार्टी के थे, और क्या यह सच है कि अलग राज्य के आंदोलन की नींव ज्ञान रंजन जी नहीं रखी थी? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पे राज्य की जनता और जो खास तौर पे उस एज की, उस उम्र की जनता है, वो समझ सकती है कि ज्ञान रंजन जी वो जानते हैं कि कितने बड़े तबके के नेता थे कांग्रेस पार्टी के और क्या उनका ओहदा था। वो लगातार चाहते थे कि झारखंड राज्य अलग हो और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही केंद्र में तो लगातार उनका एक मांग होता था कि झारखंड राज्य अलग हो। और ज्ञान रंजन जी ने लगातार झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए सभी आंदोलनों में सम्मिलित होकर के जिस प्रकार उन्होंने, खास तौर पे हमारे जो झामुमो के जो सुप्रीमो है आदरणीय शिबू सोरेन जी के साथ में मिलकर झारखंड आंदोलन का शुरुआत किया, झारखंड आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी। ये ज्ञान रंजन जी के बारे में जो बुजुर्ग लोग हैं, खास तौर पे झारखंड के जो पुराने लोग हैं, राज्य के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतिहास जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि ज्ञान रंजन जी की क्या भूमिका रही और ज्ञान रंजन जी का क्या एक औरा था एक समय में कांग्रेस पार्टी में। झारखंड बिहार में मुझे लगता है कि सबसे बड़े नेता वो थे एक समय में अभिषेक जी, और उनका एक ओहदा था जब वो दिल्ली से आते थे या दिल्ली जाते थे। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में भी मैं जितना सुनता हूं, जानता हूं कि ज्ञान रंजन जी के लिए एक चेयर हमेशा खाली रहता था कि वो आएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ भी ज्ञान रंजन जी कई एक बार झारखंड के विकास के लिए, झारखंड अलग होने के लिए उन्होंने जो नींव रखा, ये राज्य की जनता ने देखा, भली बात ही। देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल है कि सारी जो उपलब्धियां है वो अपने पास ले ले। कौन किया? भाजपा की। कौन किया? भाजपा की। इन्होंने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपना नेता बनाने का कोशिश किया। जब लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आज धरती पे नहीं है तो उनको भी इन्होंने कोशिश किया कि वो तो मेरे नेता थे। कुछ दिन के बाद ये बोलेंगे चूंकि गांधी परिवार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे
जिन्होंने वोटिंग का राइट दिया देश के नौजवानों को 18 वर्ष में 21 वर्ष से कर करके नीचे, और उसके बाद आपने देखा चुनाव लड़ने का जो था उसको भी एज घटा करके राजीव गांधी जी ने कम किया, कंप्यूटर क्रांति लाई। अगर राजीव गांधी जी गांधी परिवार से नहीं होते तो हो सकता है कि भाजपा के नेता लोग बोलते कि राजीव गांधी जी तो हमारे ही है। चलिए, तो भाजपा के लोग केवल अपने मुंह या मिट्टू बनने का काम करते हैं और कोई काम नहीं है इनका। हेमलाल जी, अलग राज्य गठन पर बात थी, नाम एक आया जेहन में, काफी सुना है मैंने भी, काफी पढ़ा है मैंने भी, इसीलिए मैंने पूछ लिया कितना इत्तेफाक रखते हैं आप। आपकी भी राजनीति पुरानी है, रमाकांत जी की भी राजनीति पुरानी है। ये अलग राज्य को लेकर कब तक दावा करते रहेंगे? आने वाले वंशजों पर कब तक ये राजनीतिक दल दावा ठोकते रहेंगे कि हमने आपको लड़कर अलग राज्य दिया? अरे राज्य तो दिया, लेकिन राज्य के साथ और क्या दिया? बेरोजगारी दी, महंगाई दी, क्या दिया? राज्य अगर आप लोगों ने दिया तो फिर बेरोजगारी का जीमा कौन उठाएगा? तो फिर बेरोजगारी भी आप लोगों ने ही दी है। अभिषेक जी, हम लोग राज्य के गठन के मुद्दे पर आने से पहले एक सेकंड लूंगा जी। जिन्होंने कल सदन में कहा था जी, लोकसभा के सदन में, लोकसभा में कहा था कि घुसपैठ के ही मुद्दे पर बोल रहे थे आदरणीय निशिकांत दुबे जी, और वो खुद घुसपैठ किए हुए हैं झारखंड में। बिहार से आकर के झारखंड में लड़ते हैं और फिर जाते हैं, बिहार रहते हैं फिर झारखंड में आते हैं, घुसपैठ खुद करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि संथाल को अलग कर दीजिए। संथाल को जो 6 जिला है, 6 जिला को अलग राज्य बनाइए। नहीं सर, केवल संथाल नहीं, बिहार के भी कई राज्यों अलग राज्य बनाने की इन्होंने बिहार के भी कई जिलों की बात कही है कि केंद्र शासित प्रदेश, सोच लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश सोच, हाँ, उसको अलग राज्य बना करके केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ये कहना था उनका। सोच लीजिए कहां तक संवैधानिक। अरे सर, तो उनमें उसमें आप घुसपैठ कह दीजिएगा सर। घुसपैठ आप दूसरे देश की बात हो रही है, अपने राज्य में अपने सांसद को जो जीत करा रहे हैं, घुसपैठ बोल रहे हैं, वहां से आकर जो जनता चुन रही है, जनादेश है उनके साथ। वो चूंकि बिहार के हैं, वो बिहार के यहाँ झारखंड में आकर के झारखंडियों की भलाई नहीं कर सकते हैं। अब रही बात, क्यों जनता उनको चुनती है हेमलाल जी? और ये तीसरी बार बने हैं, कोई पहली बार तो बने नहीं है। आप लोगों ने कई कद्दावर उम्मीदवार उतारे हैं उनके खिलाफ, लेकिन कोई उनको हिला नहीं सका। हमारे भी वहां से सूरज मंडल सांसद थे, सूरज मंडल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, ठीक है, घुसपैठ बता रहे हैं, लेकिन रमाकांत जी घुसपैठ बता रहे हैं क्योंकि अलग राज्य की मांग। आ रहा हूं हेमलाल जी आपके पास। पहले सवाल रमाकांत जी से पूछ लूं, आप इत्तेफाक रखते हैं कि कोई जो बिहार से आकर यहाँ राजनीति कर रहा हो, 3 बार से सांसद रहा हो, वो घुसपैठिया कहलाए? नहीं, देखिए, यही तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान का बहादुरी है, बयान वीरों की बहादुरी इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को, नेताओं को हम लोग देते हैं। जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था तो माननीय शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वे 3 जगह 3 तरह के बयान देते थे। रांची में आते थे तो कहते थे कि जितना झारखंड में रहते हैं सभी झारखंडी हैं, और जैसे ही वो पहुंचते थे वहां धनबाद तो वहां दूसरा बयान देते थे, बोले कि सबको मिलजुल के रखना है, कोयला का पैसा उसको चंदा में उगाही करना है। और यही बयान जब दुमका में जाते थे तो कहते थे कि जिनके पास 1932 खतियानी है वही झारखंडी है। यही आदत झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुरानी रही है। और आज भी ये कह दें कि जिन्हें आज बिहारी कह रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर जी कहाँ के हैं, जिनके माननीय मंत्री बने हुए हैं। और दूसरी बात, इनके कई सिपह सलार जो माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमते हैं, कितने झारखंडी हैं 1932 वाले। ये जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले तय कर लें, इनके दर्द में, जेएमएम के कार्यकर्ता, ये दर्द अंदर में पीड़ा तो होती है ही नहीं कि जिस झारखंडियत को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वर्षों आंदोलन किया, वो झारखंडियत आज इस सरकार में दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात, मैं तो बाहरी भीतरी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुले तौर पे बात कर रहा हूं। दूसरी बात अभिषेक जी आया है, मिथिलेश ठाकुर साहब पर आरोप लगा दिया है कि अगर आप निशिकांत दुबे को बोल रहे तो मिथिलेश ठाकुर जी कहां के हैं, बताइए। 1932 के खतियान का जो विरोध करेगा वो घुसपैठिया होगा, मैं यही कह रहा हूं। ये तो आपने पहले नहीं कहा। तो जो 1932 का खतियान का सब समर्थन करने वाले हमारे साथ हैं,
जो नहीं करेंगे मैं कहूंगा। तो भाजपा कहां विरोध कर रही है? भाजपा तो हर नाव पे तैयार है। एकदम कर रही है। भाजपा केस हर नाव किसने पे किया? सवार है। हाईकोर्ट में केस किसने एक किया? बात, अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने केस करवाया। सर, लाया भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं था 2001 में, जिसके लिए बाबूलाल मरांडी की सरकार मुसीबत में फंस गई फिर थी। केस किसने उनको किस लिए छोड़ना पड़ा करवाया? था। अभिषेक जी, केस किस लिए करवाया? अभिषेक जी, किस लिए किया? अभिषेक जी, विरोध एक बात किस को लिए एक किया? सेकंड के लिए बताइए। सुना जाए, बोले, एक सेकंड के बोले, लिए रमाकांत सर, जी, जल्दी बोले। एक सेकंड के लिए सुना जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सदन में बयान है कि 1932 खतियन के आधार पे कभी भी स्थानीय नीति नहीं बन सर, सकती देश है। के किस राज्य में सुना है आप लोगों ने? ठीक है, कहीं आपने सुना है देश के किसी भी राज्य में एक संभव- अलग व्यवस्था की आप मांग कर रहे हैं? नहीं, जो नहीं, देश- ये अगर हर जानबूझ राज्य करके- अपने लिए इस तरीके से स्थानीय ये नीति बनाएगा, जानबूझ करके रोड़ा तो ये अपनाना संभव चाहते ही हैं नहीं हो ये। पाएगा। और ये टेक्निकल पेच है सर। जी, जी। ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के टेक्निकल दायरे में आता है, तकनीकी पेच में फंसा हुआ मामला है। ये बात हर दल जानता है, लेकिन स्थिति वही है जो अभी भाजपा कर रही है घुसपैठ के मुद्दे को लेकर। मुझे एक बात बताइए रमाकांत जी की, जब हाईकोर्ट में मामला लंबित है पिछले कई महीनों से, तो फिर भाजपा अभी सब जुडिस मामले को मुद्दा क्यों बना रही है? कौन वाले मुद्दे को लेकर? ये घुसपैठ को लेकर स्वाभाविक है, क्योंकि राज्य असुरक्षित महसूस कर रहा है, अचानक हमारी क्या जनता सर, आप लोगों ने असुरक्षित, हमारी संस्कृति असुरक्षित हो रही है। तो ऐसे में मुझे सदन में उठाना और सड़क में आना मजबूरी है। तो सड़क पे कहां है सर? हाँ, आप तो- सड़क में भी है सर। रहे सदन हैं। जाने दीजिए ना, हम आंदोलन शुरू अगस्त से, हम लोग आंदोलन अगस्त क्रांति होगी झारखंड में, अच्छा, युवा रोड पे उतरेंगे। दूसरी बात, आपने चुनावी वर्ष में सब कुछ होगा। बीते बातों की चर्चा, ज्ञान रंजन साहब की चर्चा मैं कर दूं, दिवंगत हो गए, बहुत अच्छा, बड़े आप नेता भी- थे आप भी कहते जी, प्रबंधन कला में माहिर थे वो नेता। लेकिन झारखंड आंदोलन की शुरुआत मुझे लगता है माननीय मारांग गोम के जयपाल सिंह से ही प्रारंभ होती है। ये ज्ञान रंजन जी चाहते थे कि झारखंड का समग्र विकास हो, झारखंड अलग है। कांग्रेस में एकमात्र वही नेता थे, लेकिन जब भी कांग्रेस ने उन्हें आंदोलन होती थी यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा 26 राज्यों को लेकर के, गुरुजी के नेतृत्व में, चाहे निर्मल महतो के नेतृत्व में, विनोद बिहारी के नेतृत्व में, या अन्य राजनीतिक दलों के झारखंड समन्वय समिति के नाम से होती थी आंदोलन, तब वही ज्ञान रंजन जी बीच में कड़ी का काम करते थे, केंद्र के सिपहसालार के केंद्र के दूत के रूप में वो काम करते थे। लेकिन कभी मुझे लगता नहीं है कि ठोस पहल दोनों तरफ से हो पाई। और यही आंदोलन एक R93 में रिश्वत कांड के रूप में सामने आई, जो झारखंड के लिए कलंक की बातें हुई थी। ज्ञान रंजन जी साफ सुथरे स्वच्छ छवि के नेता थे, MLC भी थे, राज्यसभा के माननीय सदस्य थे, और उन्होंने हमेशा से चाहा था, इसलिए उन्होंने प्रभात खबर की भी स्थापना उन्होंने ही की थी 1984 में। चलिए, वो कई सारी चीजें आई थी। दूसरी बात, सनी जी ने एक आरोप लगाई थी कि मान्य नेता को यहाँ पे गाली दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा गया? गोली मारने की बात कही गई, जमींदोज करने की बात कही। बोलते थे कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय के लिए इस प्रकार की भाषा क्या ओपोजिशन वाले को यहाँ शोभा देती है। और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम है, मोदी की लोकप्रियता कम होगी। सुन ले कांग्रेस पार्टी वाले, ये सुन ले, इनके कांग्रेस पार्टी के ओपोजिशन के लीडर थे अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी के जो ओपोजिशन लीडर थे अधीर रंजन चौधरी, वो कहाँ है बताया? रमाकांत जी, मैं आपको सारी जवाब देता हूँ अभिषेक जी। घुसपैठिए का मामला कहां से आया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजेश सिन्हा साहब, पहले एक बात का जवाब दे दें। आज डीजीपी का तबादला हो गया है, नए डीजीपी झारखंड को मिले हैं, अनुराग गुप्ता साहब। क्या कांग्रेस इस मामले से खुश है डीजीपी के बदलने से? कल बीडीओ को लेकर, जो 61 बीडीओ का तबादला हुआ था, उसको लेकर कई विधायक दल की बैठक में नहीं गए मुख्यमंत्री के आवास पर। आज वो बीडीओ के तबादले का जो आदेश था वो स्थगित हो गया। क्या जो डीजीपी का तबादला हुआ है नए डीजीपी से, क्या कांग्रेस खुश है? देखिए अभिषेक, ये जो तबादला हुई है और नए डीजीपी अनुराग गुप्ता जी बने हैं, कहीं ना कहीं सरकार आपस में समन्वय बना करके ही इनको बनाया गया होगा निश्चित तौर पे। और मैं रमाकांत जी का जवाब देता हूँ, और खास रुक जाए पर ले आऊं। ये डीजीपी इन्हें कहां बोलने नहीं देना चाह रहे हैं? 3,000 करोड़ रुपया 3 महीने में चाहिए इनको। तीनों लोगों को सुनाइए, सुनाइए। और राजेश सिन्हा साहब ने क्या कहा है? राजेश साहब ने क्या कहा? अभिषेक जी, सुना रहा हूँ। मैं सरकार के मुद्दों पर आ रहा हूँ। ये हारे हैं, 5 रिजर्व सीटें ये हारे हैं। हारने के बाद इनको घुसपैठिए का मुद्दा नजर आया। मतलब डीजीपी का ट्रांसफर हुआ 3,000 करोड़ लूटने के लिए। ये हेमलाल जी बड़ी खामोशी से बैठे हैं। हेमलाल जी बड़ी खामोशी से बैठे। रमाकांत जी रुकिए। हेमलाल जी, क्या गठबंधन की सरकार में आप लोग बिना गठबंधन, हेमलाल जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। हेमलाल जी, क्या गठबंधन की सरकार में आप लोग आपस में बिना बात किए, बिना विमर्श किए फैसले ले लेते हैं?
देखिए ऐसा नहीं होता है। अब सुनाइए, अब राजेश ठाकुर का बाइट सुनाइए। राजेश ठाकुर साहब प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, आज क्या कहा उन्होंने, और इरफान अंसारी साहब मंत्री हैं, उनकी एक बार बात सुनाइए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने आज। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस पर चर्चा नहीं हुई है, न ही गठबंधन दल के अध्यक्ष होने के नाते हमें इस बात की कोई सूचना है। अभी मोबाइल में देखा कि ये खबर आ रही है कि डीजीपी का तबादला हुआ है, किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है। देखिए, पार्टी आलाकमान को विश्वास में लेना चाहिए था। अब कांग्रेस के विधायक नाराज हैं इस फैसले से। अब कौन बना है, क्या बना है, अभी आया हूं, देखता हूं, और जो सही होगा, अगर गलत होगा तो हटेंगे, सही होगा तो रहेंगे। राजेश सिन्हा सनी साहब, सीधा रुख करता हूं अतिथियों का। राजेश सिन्हा सनी साहब, हेमलाल साहब, पहले सनी साहब के पास चलता हूं। साफ सुन लिया आपने, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया, इरफान अंसारी साहब ने कह दिया, यह भी कह दिया कि जो गलत होगा तो हटेंगे। अब आप समझिए कि राज्य के डीजीपी को बनाया जाएगा और फिर आदेश आएगा उसको स्थगित कर दिया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे हो सकता है मुझे जानकारी की कमी हो। अभी मैंने प्रदेश अध्यक्ष का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का बयान सुना, कहीं ना कहीं हो सकता है समन्वय की कमी हो और जानकारी नहीं होगी, तभी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को बोला है। तो जानकारी मिलनी चाहिए और चर्चाएं होनी चाहिए और स्पष्ट बोलते हैं, समन्वय बनना चाहिए, तब जाकर के कोई भी निर्णय राज्य सरकार को लेना चाहिए। निश्चित तौर किस ओर जा रहा है सर झारखंड? चुनावी वर्ष है, चुनावी समय आ चुका है। देखिए, अभी से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी मुद्दे को लेकर के, चुनाव को लेकर के तैयार रहती है 365 दिन, और हमारी तैयारी 2019 में भी 81 की 81 सीटों पर थी अभी से, और अभी भी हम 81 की 81 सीटों पे तैयारी हम कर रहे हैं। आपको नजर आएगा 81 सीटों पे हमारे प्रभारी घोषित कर दिए जाएंगे। परमंडलीय जो कार्यक्रम होगा, पिछले बार भी 2019 में इलेक्शन से पहले आपको याद होगा अभिषेक, हमने 5 प्रमंडल में बड़ी बड़ी सभाएं की, बड़ी बड़ी रैलियां की, यात्राएं की, और 81 विधानसभा में हमने एक एक विधानसभा प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेताओं को बनाया गया था, और जो विधानसभा स्तरीय तैयारी करते थे। आपकी तो तैयारी रहती है साहब, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन। हेमलाल साहब, आखिर जेएमएम को क्या सत्ता का अहंकार हो गया है? क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा में आप बहुमत में रहेंगे, इसलिए आपने कांग्रेस को तरजीह देना ही बंद कर दिया? अभी अभी आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना कि अब डीजीपी जैसे पद पर भी तबादले के लिए आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते। दूसरी बात, लोबिन हेम्ब्रम साहब पर दल बदल का मामला आपने दर्ज करा दिया क्योंकि उन्होंने विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन सुखदेव भगत के खिलाफ चुनाव लड़कर चमरा लिंडा ने भारी मुश्किलें पैदा कर दी थी। आपने चमरा लिंडा पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वहां सुखदेव भगत कांग्रेस के थे। इस बात पर भी कांग्रेस में खासी नाराजगी है। आखिर ये गठबंधन टिक पाएगा, चला पाएंगे आप लोग? देखिए, जहां तक डीजीपी साहब का मामला है, जो सवाल आपने किया, तो हो सकता है अब इनके जो प्रभारी थे मीर साहब आए थे यहाँ, मीर साहब से बात हुई हो, कैसे समन्वय कैसे बनी ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन गृह विभाग अगर मुख्यमंत्री के पास है तो क्या उनके पास विशेषाधिकार नहीं है डीजीपी को नियुक्त करने का? क्यों पूछेंगे भाई, आपने मंत्रालय दिया है उनको। मुख्यमंत्री का अधिकार तो है ही, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि मीर साहब से पूछना जरूरी है? मतलब बिना पूछे आप लोग कुछ नहीं करते? जैसे आदरणीय ठाकुर जी ने कहा जैसा कि उनको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है ऊपर से बात हुई होगी, कहाँ हुई होगी, ये तो नहीं सर। मीर साहब को जानकारी होगी और प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुई, वो तो ये आपके दल में संभव है? आप ये बताइए। समन्वय तो वहाँ बनाए होंगे लोग, तभी किए होंगे। सर आपने सुना, आपने साफ सुना, सुनिए ना। चलिए उस मुद्दे को छोड़िए, मुझे ये बताइए चमरा लिंडा पर इनायत और लोबिन हेम्ब्रम से शिकायत क्यों? लोबिन हेम्ब्रम जी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। हाँ, क्यों? पहले ही क्यों? इसलिए कि बगावत किए थे पहले से। बगावत चमरा लिंडा साहब क्या पहले से बगावत? चमरा लिंडा साहब ने इबादत की थी, वो पहले से बगावत में थे। ये कैसे सर फैसला करते हैं? के खिलाफ में रैलियां करते थे, तो पहले निकाल देते। पहले ही निकाले हैं। नहीं भाई, नहीं सर, चुनाव की घोषणा के बाद। हाँ, उसी में तो भाई जब वो कर रहे थे, उनको मनाया जा रहा था, नहीं माने, लास्टली उनको निष्कासित कर दिया गया। ठीक है। और इनको जो है सो तो ये भी तो नहीं माने सर? नहीं, निष्कासित नहीं किया गया था, इनको निष्कासित नहीं किया। चलिए रमाकांत जी से पूछ लेता हूं कि भाजपा कैसे देखती है कांग्रेस और जेएमएम के बीच के इस उभरते हुए कलह को, क्योंकि
हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद, चंपाई सोरेन साहब के बदलने के बाद जब हेमंत सोरेन सत्ता में आते हैं, एक मजबूत, एक सशक्त नेतृत्व मिला है जीएमएम को, सरकार को। ऐसे में अब ये छोटी छोटी बातें जो सामने आ रही हैं, बीजेपी इसको कैसे देखती है? भुना लीजिएगा चुनाव में या फिर बैठकर देखिए? देखिए, यहाँ पे अभी प्रतिस्पर्धा का दौड़ है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी में। माननीय चंपाई सोरेन चूंकि बुजुर्ग हो चुके थे, उतना स्पीड में वो लूट नहीं पाएंगे, इसलिए लूट नहीं पाएंगे। हाँ भाई, तो इनको लगा कि भाई युवा मुख्यमंत्री को गलत मत उनको लगना है 1.5 महीने में इनको डीजीपी जैसे पोस्ट को अभी हटाना, इन्हें 1.5 महीने में 3000 करोड़ लूटना है। प्रधानमंत्री लूट रहे हैं, प्रधानमंत्री। मर्यादा रखें आप लोग आपस में। ऐसे कहेंगे तो कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरीके से हुआ, हम बैठे हुए हैं लेकर के, इन्हीं को कह रहा दूसरी बात हूं, रमाकांत जी को भी कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं सर। दूसरी बात है जिस तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं स्पीकर महोदय झारखंड मुक्ति अब ये आपने कैसे तय कर दिया कि डीजीपी बदलते हैं? अगर आप ही एक तरफ बोलते हैं, अभी आप लोकसभा में बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर गिर गया है झारखंड का, आप झारखंड में हर बार मीडिया में बाइट दे रहे हैं भाजपा के नेता की विधि व्यवस्था गिर गई है, अब सीएम ने अगर नया डीजीपी दे दिया तो भी आपको शिकायत है सर? भैया, शिकायत तो हम कर रहे हैं क्या? शिकायत तो कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं। अभी आपने कहा, दूसरी बात है कि मैंने इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि उनको जानकारी या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी परजीवी है, हमारे बगैर वो अधूरी है, हमारे जगह बगैर कुछ नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी की कोई पूछ नहीं है। या तो कल जिस प्रकार से इरफान जी के विभाग से ट्रांसफर पोस्टिंग जिस तरीके से की गई है, उसे उगाही के तो हम एक ही बार में वसूल लेते हैं। दूसरी बात है, रुक जा रमाकांत जी, रुक जा, हो गया। लोबिन हेम्ब्रम जी को हटाने की जहां तक बात है, लोबिन हेम्ब्रम जी झारखंड के पुराने आंदोलनकारी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई होती है। रमाकांत जी और भाजपा के नेताओं ने बना दिया है कि रमाकांत जी बोलने दीजिए। इस प्रकार ये लोग सीता सोरेन जी और गीता कोड़ा जी को लेकर के गए, लॉबिन हेम्ब्रम जी को भी लेकर के जाएंगे और चुनाव लड़वाएंगे। रिजल्ट तो इन्होंने देखा है, हुआ क्या लोकसभा चुनाव में। देखिए, घुसपैठिए के मुद्दे पे लेकिन एक बात मुझे बताइए सनी साहब, लोबिन हेम्ब्रम साहब पर मैं समझता हूं कि उनको निष्कासित किया गया था, सारा कुछ था। जेपी पटेल साहब इस्तीफा देकर आए थे सर, इस्तीफा देकर आए थे, क्यों उनको निष्कासित कर दिया गया? उस पर भी प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी। निश्चित तौर पे जो, और मुझे ये बताइए कि बाबूलाल मरांडी साहब और प्रदीप यादव पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जो समन्वय की कमी हो रही है और जहां गलतियां हो रही है, सीधे तौर पे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी ने कहा, आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हमने सुना, कहीं ना कहीं जो ये लगा करके लोबिन जी को निष्कासित किया गया, उसको मतलब डैमेज कंट्रोल किया गया और उसमें बलि पे चढ़ा दिया गया। नहीं, वही मेरी बात सुनिए, पार्टी के दमदार को, चमरा लिंडा जी के ऊपर भी वही आरोप था। ठीक है, हम गठबंधन में हैं जी, लेकिन जो संगठन का काम होता है, संगठनात्मक काम जो होता है, बिल्कुल, या विधायिका का जो रद्द किया गया, निष्कासित किया गया, तो कहीं ना कहीं चमरा लिंडा जी के ऊपर भी यही आरोप था और कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल, हम बैठे हैं आपके चैनल पे मुद्दे पे घुसपैठिए का। ये घुसपैठिए का मुद्दा आया कहां से अभिषेक जी? बिल्कुल, जब से 5 लोकसभा की सीटें जो रिजर्व सीटें हैं, जो अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, ये सीटें जब से ये लोग हारे पांचों की पांचों, तब से इनके पास कोई मुद्दा नहीं था अभिषेक जी। ये एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स आदिवासियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करके वहां घुसे और विधायक के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ सीट हासिल करें। ये दिग्भ्रमित करने का काम को कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने देखा 5 सीट आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ है 81 के 81 सीटों पे। मुझे भी लग रहा है 81 पे लड़ना पड़ेगा अभिषेक जी, मुझे भी लग रहा है 60 प्लस सीट हम जीत करके आएंगे, आप देखिए। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि 81 पे लड़ने की स्थिति कमोबेश हर पार्टी की बनती जा रही है, जो सामने से दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी के तो टॉप लेवल लीडरों ने कहा है कि 50 से 55 सीटों पर दावा है। आजसू के साथ बातचीत चल रही है, क्या होगा, लेकिन पिछली बार भी चर्चा इतनी ही हुई थी, उसके बाद आजसू ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। नतीजा बीजेपी का दावा है कि भाई इसीलिए हम लोग हार गए। हेमलाल साहब, लेकिन यह जरूर है कि सत्ता में आने के बाद, ये चुनावी सभा नजदीक आने के बाद, चुनावी मौसम आने के बाद
कहीं ना कहीं जेएमएम के तेवर कांग्रेस के प्रति तल्ख दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो मुद्दा चमरा लिंडा को लेकर बात कर लें, चाहे वो मुद्दा राज्य के डीजीपी को लेकर बात कर लें, चाहे अन्य किसी भी मुद्दे पर कर लें, तबादलों की बात कर लें, एक समन्वय जो नजर आ रहा था, जो हेमंत सोरेन के साथ पिछले 4-4.5 साल तक कांग्रेस खड़े रहे, सारे विधायक एक साथ खड़े रहे हेमंत सोरेन साहब के साथ, और हेमंत सोरेन सबको लेकर चले एक साथ, एक सूत्र में बांधकर चले। 3-3 बार शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने, क्योंकि आरोप आप लोगों का है कि भाजपा सत्ता गिराने का प्रयास करती रही, लेकिन आप ही के विधायकों को जेल जाना पड़ा और शिकायतकर्ता भी आप ही लोगों के विधायक होते हैं। तो ये बड़ा कमाल की अदाकारी है। अब इसको किस तरीके से सुलझाएंगे आप लोग, चुनाव नजदीक है, जनता देख रही है, निश्चित तौर पर समन्वय और एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि सबके खांचे बटे हुए हैं और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसने ये साफ कर दिया है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ना होगा। आप ऐसे ही अनर्गल मुद्दे लेकर चुनाव में उतरेंगे, मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, वक्त की पाबंदी है, नहीं तो सवाल तो और भी कई थे। हमारे साथ बीजेपी से रमाकांत महतो जी थे, रमाकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी साहब थे, सनी जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।